डॉक्टर साहब, अभी मैं देख रहा था जब आप आए, 34 सर्जरी 24 घंटे में। बहुत बड़ा कीर्तिमान है अपने आप में। कई रिकॉर्ड्स आपने तोड़े हैं, कई रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं। कैसे ये सब किया, सबसे पहले देख। देखिए, वैसे तो ये क्रिकेट के रिकॉर्ड की तरह नहीं है क्योंकि पेशेंट्स के ऊपर सर्जरी की जाती है। बट ये है कि ये चीज़ जब मैंने की थी, मैंने एक दिन में 34 जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, नी रिप्लेसमेंट किए थे, जो गिनीज़ और फॉर्ब्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक का। तो ये जब मैंने किया था तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर था और फिर आया, मैंने एक दिन में सारी सर्जरीज करी। और सर्जरी करने के बाद जब अगले दिन मैंने एक बार देखा कि यार अपन ने इतनी सर्जरी करी तो है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्या पता इतनी हाईएस्ट हुई। तो मुझे पता लगा कि इससे पहले 24 सर्जरीज ही हुई थी, किसी एक सर्जन द्वारा करी। तो उसके बाद फिर मैंने इसको फोर्ब्स और गिनीज के लिए भेजा और देन ये पब्लिश हुआ उसमें। क्या लगता है, एक्सरसाइज का कितना असर पड़ता है इन सब चीज़ों में? आर्थराइटिस क्या है, कैसे समझे हम सब, और हम सब कैसे समझे इसे? देखिए, ऐसा है कि आजकल बोन और जॉइंट्स की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। मतलब 10 में से 8 पेशेंट्स को या तो कमर में दर्द रहता है या घुटने में दर्द रहता है, कहीं ना कहीं बोन या जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है। तो जॉइंट्स की इस प्रॉब्लम को ही आर्थराइटिस बोला जाता है, जिसमें जॉइंट्स के अंदर पेन होने लग जाता है। और ये बहुत कॉमन समस्या है आज के टाइम पे। सो अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ सालों में इतना बड़ा शिफ्ट हुआ है कि जो समस्या पहले 60 के बाद हुआ करती थी वो आजकल 40 प्लस के एज ग्रुप में होने लग गई है। यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो हम पहले 60 के बाद लोगों को समझाया करते थे, वो हमें 40 प्लस के लोगों को समझाना पड़ रहा है। इनफैक्ट उनके ऊपर सर्जरी करनी पड़ रही है। तो कुछ चीज़ें अपने को ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि देखिए आजकल हर चीज़, हर हर बीमारी अर्ली एज में शिफ्ट हो रही है। आप कैटरेक्ट को ले लीजिए, हार्ट अटैक को ले लीजिए, कैंसर्स को ले लीजिए। ऐसे ही आर्थराइटिस भी अर्ली एज में शिफ्ट हो रहा है, और इसका बहुत बड़ा रीज़न है हमारा खान पान। क्योंकि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो कोई भी प्योर नहीं है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं केमिकल्स मिले हुए हैं। तो एडल्ट्रेशन जो फूड का हो रहा है वही हमारी बॉडी को डीजनरेट कर रहा है। सो बेसिकली हमें अपने खान पान को सुधारना होगा। हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के भोजन का ही उपयोग करें, बाहर का खाने को अवॉइड करें। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लें। एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन सी होता है। दीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स, इनको यूज़ करें। टर्मरिक जो होता है, हल्दी, गार्लिक, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो घर में कोई भी इनको ले सकता है। तो इनका डेली सेवन करें। फुटवेयर्स हमेशा अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा पहने। एक्सरसाइज डेली करें। एक्सरसाइज में अगेन हम देखते हैं, हम जिम में जाते हैं तो देखते हैं कि सारे पेशेंट्स, या सॉरी पेशेंट्स, मेरे को बार बार पेशेंट्स याद आता है, सारे लोग ट्रेडमिल पे रन कर रहे हैं या स्टेयर्स कर रहे हैं, बार बार स्क्वाट्स कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से आपके कपड़े और आपके फुटवेयर्स कस्टमाइज होते हैं, वैसे एक्सरसाइज भी कस्टमाइज होती है। सारी एक्सरसाइज हर आदमी के लिए सूटेबल नहीं होती। अगर आप वही सेम एक्सरसाइजेस जिम के अंदर करेंगे तो आपको नी जॉइंट्स में, के मेनिस्कस में इंजरी हो जाएगी, शोल्डर में इंजरी हो जाएगी, और बहुत जल्दी आपके जॉइंट्स खराब हो जाएंगे। सो प्रॉपरली ट्रेन जो जिम ट्रेनर्स होते हैं उनके थ्रू एक्सरसाइज करें। और किसी को भी देख के आप ये सब एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि वो आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखने के बजाय डैमेज कर सकती है। तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, आप केयरफुल रहें, वो सारे काम नहीं करने हैं जो सब लोग, बाकी लोग कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए साइकिलिंग अच्छी हो, कुछ लोगों के लिए स्क्वाट्स खराब हो क्योंकि उनके घुटनों में पेन है। तो ये सब आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कुछ जो समस्याएं जिस तरह से सामने आ रही थी, जो बुढ़ापे में आती थी, 50-60 साल की एज के बाद आती थी, वो इन दिनों देख रहे हैं हम यंग एज के बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। 20-22 साल के बच्चों में, 30 साल तक की उम्र के बच्चों में। ऐसा क्यों? क्या क्या वजह है कि जोड़ों के दर्द, शरीर में दर्द, आर्थराइटिस का इलाज, ये तमाम चीज़ें बहुत यंग एज के लोग आपके पास तक आने लगे हैं? वही जैसा मैंने अगेन बताया, एक तो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल आजकल काफ़ी हो गई है, क्योंकि आईटी सेक्टर से बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों का काम जो है वर्क फ्रॉम होम होता है। तो काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आप एक ही जगह बैठते हैं तो उससे आपकी बोन्स वीक होती हैं, आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आती है, और आपको आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हो जाती है। सेकंड, जब भी आप लंबे टाइम एक साथ बैठते हैं तो कॉफ़ी, लोग काफ़ी पीने लगे हैं। कॉफ़ी आजकल बड़ी ट्रेंड में है, कि कॉफ़ी मतलब शौक के तौर पे पीते हैं। बट आप ये मानिए कि अगर आप दिन में 2 मग से ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं तो वो आपके बोन को गला देती है। कॉफ़ी बोन से कैल्शियम को बाहर निकाल देती है, वो ऑस्टियोपोरोसिस क्रिएट करती है। सो हर चीज़ की एक लिमिट तक ही आप उपयोग करें, अति हर चीज़ की बेकार होती है। तो कैफ़ीन एक बहुत बड़ा है कि हम देखते हैं 5-5, 6-6, 7-7 मग एक दिन में लोग बैठे बैठे पी जाते हैं कुछ घंटों में। तो कैफ़ीन आपके बोन को ऑस्टियोपोरोसिस करता है, रेस्ट आपके बोन को ऑस्टियोपोरोसिस करता है। अगर किसी भी हेल्दी पर्सन को 3 से 4 दिन के लिए बेड पे लेटा दिया जाए और उसका बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट किया जाए, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, तो उसकी बीएमडी डिक्रीज हो जाती है, यानी उसकी हड्डियों में से कैल्शियम रिसाव होकर ब्लड में आने लग जाता है। सो ये सारी चीज़ें हैं
जिनको आपको फॉलो करना है, और यही मेन कारण है जो कि यंग एज में अभी ये सब चीज़ें जल्दी होने लग गई हैं। खान पान में किन चीज़ों का हम शामिल करें जिससे जो डेली रूटीन है हमारी उसमें हम कहने शामिल करें कि इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। खान पान में डेयरी प्रोडक्ट्स को लें आप। डेयरी अभी अभी देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम बहुत सारे रील्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो ऐसे लोग बना देते हैं जिनको उस चीज़ का नॉलेज भी नहीं है, सिर्फ अपने को प्रमोट करने के लिए कि आप ये मत खाइए वो मत करिए। आप मानिए कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, आज भी मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं कई पेशेंट ऐसे देखता हूँ जिनकी एज 95 96 होती है, बट उनकी बोन्स और जॉइंट्स हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। उसका रीज़न है उनका खान पान। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करें, दूध दही पनीर ये सब चीज़ें लीजिए आराम से डाइट में, इनसे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कुछ पेशेंट्स जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उन लोगों के लिए मना है, बाकी सारे लोगों को दूध दही और इस तरह का डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए। एक्सरसाइजेज वगैरह वॉकिंग होना ज़रूरी है। एक्सरसाइज में भी एक बहुत बड़ा भ्रम है कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि वेट उठाना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या जिम करने के बॉडी बिल्डर्स का काम है, बट ऐसा नहीं है। 40 के बाद आपकी मसल्स वीक होना शुरू हो जाती है और मसल्स तभी स्ट्रांग रह पाएंगी जब वेट बेयरिंग करेंगे। सो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, 60 साल का हो 70 साल का हो, उसको वीक में 2 बार वेट ट्रेनिंग करनी है, उनको डंबल्स या रॉड्स को उठाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप बोन्स के साथ अपनी मसल्स को भी स्ट्रांग रखें, क्योंकि मसल्स ही इंपॉर्टेंट है जो आपके जॉइंट्स को चलाती हैं। सो एक्सरसाइज करें, इस तरह के न्यूट्रिशंस में चेंज करें जो मैंने बताया, देन यू कैन। क्या आर्थराइटिस का सिर्फ इलाज ऑपरेशन सर्जरी ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आर्थराइटिस देखिए बहुत तरीके का होता है। एक होता है गठिया जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जो बचपन से ही शुरू हो जाता है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है, उन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस जो एज के साथ होता है, जैसे एज के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, कैटरैक्ट होता है, वैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। सो आर्थराइटिस होने का मतलब ये नहीं कि आपको आर्थराइटिस हो गया तो आपका ऑपरेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन चीज़ है कि आप अवेयर होने चाहिए उस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया है। तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम आपको लगे, लाइक अगर आप जैसे कहीं एक जगह बैठे हुए हैं, बैठ के चलें और आपके जोड़ों में स्टिफनेस लगे, जकड़न लगे, आपको लगे कि मैं चल नहीं पा रहा, तो ये आर्थराइटिस की निशानी है। आपका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाए तो आर्थराइटिस की निशानी है। आपको स्टेयर्स चढ़ने उतरने में पेन हो तो आर्थराइटिस की निशानी है। तो जैसे ही आपको ये पता लगे अपने कंसल्टेंट से सलाह कीजिए, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में अगर आप समझ जाएंगे, कुछ चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें चेंज कर लेंगे, कुछ सप्लीमेंट्स ले लेंगे, तो आप स्टेज 3 4 में आने से बच सकते हैं और आपका ऑपरेशन चल सकता है। आपके पास जो मरीज आते हैं रोजाना, उनमें सबसे अधिक मरीज किस तरह के जोड़ का दर्द लेकर आते हैं, समस्या लेकर आते हैं? शरीर में कौन सा हिस्सा ज्यादा उन्हें परेशान करता है जिसका सबसे इलाज कॉमन जो पेशेंट्स हैं वो हैं कमर दर्द के, और उसके बाद सेकंड नंबर पे है नी जॉइंट पेन के। तो ये अभी सबसे ज़्यादा हमारी ऑर्थोपेडिक ओपीडी में 90-95% पेशेंट्स इस चीज़ के मिलते हैं। और रोबोटिक सर्जरी कितना कारगर है? देखिए हमेशा जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो हमेशा आपकी सर्जरी को और बेनिफिट ही देती हैं, मतलब किसी न किसी तरह से उसमें नया क्रिएट करती हैं। बट टिल डेट अभी मैं रोबोटिक सर्जरीज भी करता हूँ, नॉन रोबोटिक सर्जरीज भी करता हूँ। थोड़ा सा रिकवरी में जो डिफरेंस रहता है पेशेंट की, वो रोबोटिक सर्जरी में थोड़ी सी बेटर होती है, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स देयर इज़ नो एनी डिफरेंस, उनमें कोई अंतर नहीं होता रिकवरी वाइज या इम्प्लांट की लाइफ वाइज। सो अभी कोई बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं है, बट हाँ अगर टेक्नोलॉजी को हम साथ लेके चलते हैं तो कुछ ना कुछ एडवांटेज तो उसका मिलता ही है। एक स्पाइन का दर्द भी एक बड़ी गंभीर समस्या है, मुझे लगता है शायद बहुत मरीज भी आते होंगे आपके पास इसको लेकर। या स्पाइन का दर्द तो हमें खुद हो जाता है सर, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम तक खड़े रहते हैं। सो स्पाइन इज़ वेरी कॉमन। अगेन मैंने बताया कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको डेली करनी है, बहुत माइल्ड एक्सरसाइज होती हैं जो आप घर पे रूटीन में कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी जिम, एनी ट्रेनर। वो एक्सरसाइजेज अभी तो हम नहीं बता पाएंगे, अब उसके लिए आपको एक बार हॉस्पिटल को कंसल्टेशन करना पड़ेगा, बट वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और स्पेशली फीमेल्स इन चीज़ों से ज़्यादा ग्रसित होती है, क्योंकि फीमेल्स को बाहर भी संभालना होता है और घर में भी सबका ध्यान रखना होता है, और इस चक्कर में वो खुद का ध्यान रखना भूल जाती हैं। तो हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें 90% फीमेल्स होती हैं जिनके ऑपरेशन हम लोग करते हैं। सो बी केयरफुल। आप लोग हम लोगों का ध्यान तो रखते ही हैं, बट उससे पहले आप खुद का ध्यान रखें, खुद का न्यूट्रिशन प्रॉपर लें, नीचे उठना बैठना कम से कम करें, स्टेयर्स कम करें, फुटवेयर्स अच्छे स्पोर्ट शूज़ पहनें, कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइजेस करें, अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखें, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लें, ताकि आप लोग हेल्दी रहें तो समाज हेल्दी रहेगा। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया रिपब्लिक के इस मंच से। और अब दर्शकों के लिए एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म हम यहाँ पर प्ले करने वाले हैं। उस शॉर्ट फिल्म में समझेंगे कि डॉक्टर धीरज दुबे ने कैसे ये पूरा सफ़र तय किया और कैसे मरीजों को वो राहत पहुँचा रहे हैं। कुछ पिक्स एक आपने देखा होगा, मैराथन टाइप कुछ पिक्स थी एसएमएस स्टेडियम की। सो ये मैंने मतलब मैं पूरे इंडिया में फर्स्ट इस तरह का इवेंट स्टार्ट किया है जिसमें उन पेशेंट्स की मैराथन करवाता हूँ जिनका मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट कर चुका हूँ।
मतलब इसमें कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जिसका जॉइंट नहीं हो, मतलब सारे आफ्टर ऑपरेशन। तो ये बेसिकली ये एक सोशल मैसेज है लोगों में पहुंचाने का, क्योंकि हम लोग जब ओपीडी में पेशेंट्स को देखते हैं तो लिटरली हमारे पास आते हैं और वो सिर्फ ये बोलते हैं कि सर पूरा लाइफ हमने बच्चों की सेवा में निकाल दिया, लेकिन जब अब हमारे घूमने की बारी आई, हम चाहते हैं कि हम कहीं तीर्थ यात्रा पे जाएं या कुछ करें, तो हम हैंडीकैप्ड हो गए, हम चल नहीं पा रहे। वो लिटरली क्राई करते हैं, रोते हैं। इनफैक्ट कुछ पेशेंट तो वॉशरूम तक जाने में घबराते हैं। तो वो पेशेंट सिर्फ डर के मारे कि यार इस ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, हम चल नहीं पाएंगे, बेड पे आ जाएंगे, इस मिथ के कारण वो लोग अपनी पूरी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। तो इस मैराथन को कराने का मेरा पर्पस, सोशल पर्पस, कॉज ये था कि इसको देख के, इसको मैं पूरे इंडिया में पब्लिश होता है ये, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया भी जाता है, और उसको देख के बहुत सारे लोग प्रोत्साहित होते हैं कि नहीं, इसके बाद हमारी लाइफ वापस से बिल्कुल नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाती है। सो ये मेरा पर्पस है इस मैराथन को करवाने का, जो मैं हर साल ऑर्गेनाइज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, रिपब्लिक के मंच पर आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।